हमने से दोस्तों टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को दो प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। पहला रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी यानी सुधारवादी इकोलॉजी, दूसरा है प्रतिक्रियावादी इकोलॉजी यानी रेडिकल इकोलॉजी। तो जो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है इसे हम सैलो इकोलॉजी या उथली इकोलॉजी कहा जाता है, कह सकते हैं, जबकि जो प्रतिक्रियावादी इकोलॉजी है इसे गहरी डीप इकोलॉजी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो सैलो इकोलॉजी है इसका फोकस है व्यक्तिवाद, भौतिकतावाद और उपभोक्तावाद के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया जाता है। तो इसमें बेसिकली आप इकोनॉमिक ग्रोथ को आप चरम बिंदु मानिए या इकोनॉमिक ग्रोथ करते रहिए, साथ साथ आप पर्यावरण संरक्षण करिए। जो रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है, रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी में एनवायरनमेंट को ताक पे रख के काइंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं की जाती है। मतलब एनवायरनमेंट और इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट या जो इकोनॉमी है साथ साथ चलती है। जबकि जो प्राकृतिक जो बेसिकली जो रेडिकल इकोलॉजी है ये प्राकृतिक केंद्रित है यानी नेचुरल सेंट्रिक है। यहाँ पर मानव प्रकृति अन्योन्यता पर बल दिया जाता है। इसमें भोगवाद की आलोचना की जाती है। तो इसमें मानव और प्रकृति इंटरडिपेंडेंट है, इस पर फोकस किया जाता है। मानव और प्रकृति इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए हमें जो अप्रोच है वो नेचुरल सेंट्रिक रखनी चाहिए। हमारा जो डेवलपमेंट है वो नेचर सेंट्रिक होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित नेचर होना चाहिए हमारा जो डेवलपमेंट है उसका। फिर ये ह्यूमन सेंट्रिक है और ये प्राकृतिक सेंट्रिक है। पर्यावरण प्रदूषण आर्थिक विकास की सामाजिक लागत पर, तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण है उसको पर्यावरण प्रदूषण को काइंड ऑफ आर्थिक विकास की सामाजिक लागत पर इसको स्वीकार किया जाता है कि चलिए ठीक है, अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो थोड़ा बहुत पर्यावरण प्रदूषण हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भारत है, अब भारत जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जो उनको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी थी उसके अब वो चरम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि अभी भारत ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका पूरी तरह से फ्रूट है चखा नहीं है। तो भारत को अभी भी पर्यावरण के मुद्दे को इतना ज़्यादा भारत हाईलाइट नहीं कर सकता या अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं कार्बन की खपत है उसको बंद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भारत को अभी भारत की आधी से अधिक जनसंख्या गरीब है, तो उसके लालन पालन के लिए भारत को कार्बन उत्सर्जन करना पड़ेगा। इसलिए भारत को आर्थिक विकास प्लस पर्यावरण दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये बात जहाँ पर अगर आर्थिक विकास थोड़ा बहुत करने के लिए थोड़ा बहुत पर्यावरण से कंप्रोमाइज करना पड़े तो वो भी ठीक है, स्वीकार किया जा सकता। फिर उदारवादी व उपभोक्तावादी द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। तो ग्रीन कैपिटलिज्म की बात यहाँ पर आती है। ग्रीन कैपिटलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, तो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करें। फिर इंटरनेशनल रूल्स यानी कॉमन्स की त्रासदी कम हो, ताकि इंटरनेशनल रूल्स बने ताकि कॉमन्स की त्रासदी कम हो, यानी जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जो इंटरनेशनल कॉमन्स है ना, अब उन पर नियंत्रण किसी का नहीं है। लेकिन जैसे जापान जैसे देश हैं या चाइना जैसे देश हैं, ये इंटरनेशनल वाटर पे जाके मछलियों का अंधाधुंध उनका शिकार करते हैं। तो इसकी रक्षा के लिए हमें इंटरनेशनल रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय जो रूल्स हैं का निर्माण हो ताकि जो कॉमन्स की त्रासदी है उसको बचा जाए। ट्रेजरी ऑफ कॉमन्स मतलब ऐसी चीजें जो कॉमन्स की होती हैं उसका संरक्षण कोई नहीं करता है। जो साझी चीजें होती हैं उसका संरक्षण कोई नहीं करता। उसका उपयोग सब करना चाहते हैं लेकिन उसका संरक्षण कोई नहीं करना चाहता है। तो इसलिए इंटरनेशनल रूल्स की जरूरत होगी ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। अब इसमें जो महत्वपूर्ण रेडिकल इकोलॉजी में थिंकर्स हैं ये कुछ उपाय सुझाते हैं। मुरे बुकचिन हैं, ये अराजकतावाद समाधान बताते हैं कि एनार्की होनी चाहिए, ये समाधान हो सकता है। फिर इको फेमिनिज्म, ये वंदना शिवा का कॉन्सेप्ट है कि हमें जो फेमिनिज्म है उसको यानी जो महिलाएं हैं उनको पर्यावरण के संरक्षण में केंद्र में रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं पर्यावरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो उनको पर्यावरण के केंद्र में रखना चाहिए। और पहली चीज़, दूसरी चीज़, महिलाओं की जो प्रवृत्ति होती है वो केयर की होती है। तो जिस प्रकार महिलाएं अपने बच्चों का केयर करती हैं इसी प्रकार वो नेचर के भी केयर करती हैं। इसलिए महिलाओं सेंट्रिक जो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट या एनवायरनमेंट के जो बचाव है वो वुमेन सेंट्रिक होना चाहिए। डीप इकोलॉजी ये आर्ने नैश का कॉन्सेप्ट है। चलिए इसमें कुछ और देखते हैं। तो हरित राजनीति की दो परंपराएं हैं बेसिकली, सुधारवादी परिस्थितिकी यानी रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी। तो यह परिस्थितिकी के सिद्धांत को पूंजीवाद,
आधुनिकता यानी व्यक्तिवाद, स्वयं की तलाश, भौतिकतावाद, आर्थिक विकास आदि की केंद्रीय विशेषताओं पर बल देती है। इसे आधुनिकतावादी परिस्थिति भी कहा जाता है, मॉडर्निस्ट इकोलॉजी भी कहा जाता है। यह सैलो इकोलॉजी का एक रूप है या एक मानवतावादी या सैलो इकोलॉजी का एक रूप है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि विकास की सीमाएं, लिमिट टू ग्रोथ होनी चाहिए। तो इसका मानना है कि इस विकास की सीमाएं होती हैं, विकास की सीमा है। समृद्धि व आर्थिक विकास अंततः पर्यावरणीय खतरा पैदा करते हैं। सतत विकास जैसे कमजोर स्थिरता कहा जाता है परिस्थिति के इस रूप का प्रहरी है। तो सतत विकास जिसे कमजोर स्थिरता कहा जाता है, सतत विकास को क्या कहा जाता है? कमजोर स्थिरता। परिस्थिति के इस रूप का प्रहरी है। आर्थिक दृष्टि से सतत विकास का आशय है गेटिंग रिच मोर स्लोली। आप रिच तो हो जाइए लेकिन स्लोली स्लोली हो जाइए। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा कार्बन उत्सर्जन कर दिए 100 यूनिट और पर्यावरण से आपको कोई मतलब नहीं, आप एक एक यूनिट करके आगे बढ़ते जाइए। इसका मानना है कि पर्यावरण को नुकसान एक्सटर्नलिटी या सामाजिक लागत है। तो पर्यावरण को अगर नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम सामाजिक लागत, अपनी व्यक्तिगत जो सामाजिक लागत है उसको हम लगा रहे हैं इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रदूषण करते हैं, प्रदूषण हुआ, ठीक, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकला, तो वो जो वेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जो काइंड ऑफ जो नदियां हैं उसको प्रभावित करता है। उसमें केमिकल्स चले जाते हैं जो कि प्रदूषित हो जाते हैं। जो धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज से वो हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। तो ये इसकी एक सोशल कॉस्ट है। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सोशल कॉस्ट है। सोशल कॉस्ट क्या है कि हम दूषित पानी पी रहे हैं, हम जो वायु है वो दूषित ले रहे हैं, तो ये इसकी सोशल कॉस्ट होती है। इस तरह की लागतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिकतावादी परिस्थितिवादियों से आधुनिकीकरण व स्थिरता के बीच संतुलन विकसित करने का प्रयास करते हैं कि आप संतुलन बेसिकली लाइए। जॉन लॉक क्या मानता है कि मनुष्य प्रकृति का मालिक और स्वामी है। तो ह्यूमन बींग्स आर मास्टर एंड पजेसर्स ऑफ नेचर। उदारवादी परिस्थिति का मुख्य वैचारिक प्रभाव उपयोगितावाद है, जिसे प्रबुद्ध मानव शास्त्रवाद यानी इनलाइटेंड एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कहा जा सकता है, जो व्यक्तियों को अल्पकालिक हितों को ध्यान में रखने की बजाय दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखने को प्रोत्साहित करता है। जैसमिल ने इस आधार पर स्थिर राज्य अर्थव्यवस्था स्टेट इकोनॉमी या स्टेबल स्टेट इकोनॉमी को सही ठहराया है कि प्रकृति का चिंतन एक उच्च आनंद है। द कंटेम्पलेशन ऑफ नेचर इज अ हायर प्लेजर। उपयोगितावादी दृष्टि भविष्य की पीढ़ियों के हितों को पहचानते हुए मानव जीवन की गुणवत्ता व पर्यावरणीय गिरावट के प्रभाव को स्वीकार करती है कि आपको भविष्य की जो जनरेशन है उसकी नीड्स को आपको पहचानना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको जो ह्यूमन लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है उसको भी इंक्रीज करना होगा, और इससे क्या होता है जो पर्यावरण में गिरावट आती है उसको ये स्वीकार करते हैं, पर्यावरण क्षति को स्वीकारते हैं। यह 3 माध्यमों को परिभाषित करते हैं जिससे पर्यावरणीय समस्याओं से निपटा जा सकता है। पहला, मार्केट इकोलॉजिज्म या ग्रीन कैपिटलिज्म, बाजार परिस्थितिवाद या हरित पूंजीवाद। पर्यावरण को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए बाजारों को समायोजित करने का प्रयास किया जाता है। बाहरी लोग जो व्यवसायों और संगठनों के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनको जिम्मेदार मानना व उन पर नियमों को लागू करना, जैसे कि ग्रीन टैक्स। तो भारत में भी कार्बन टैक्स लगाया जाता है, विदेशों में ग्रीन टैक्स लगाया जाता है कि अगर आप इंडस्ट्री रन कर रहे हैं तो चलिए ठीक है आप ग्रीन टैक्स दीजिए, जिससे कि हम जो आपने प्रदूषण किया है तो हम इस प्रकार की ग्रीन टेक्नोलॉजी लाएंगे, इस प्रकार से विकास करेंगे या ऐसी टेक्नोलॉजी का विकसित करेंगे जिससे कि जो आपने प्रदूषण किया है उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट करने का काम हम करेंगे, तो ग्रीन टैक्स लगाया जाता है। ये मार्केट इकोलॉजिज्म है या ग्रीन कैपिटलिज्म इसे कहा जा सकता है। फिर दूसरा है मानव सरलता तथा हरित प्रौद्योगिकी का विकास, ह्यूमन इंजेन्युटी तथा डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी तो आविष्कारों व नवाचारों द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाए जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए तथा पर्यावरण के अनुकूल संस्करण को उत्पन्न करें। तो ऐसी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करें। हम इसे ग्रीन, एक कार्बन भी ग्रीन होता है, ग्रीन कार्बन का कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कार्बन जो जले तो जो प्रदूषण है कम करता है। जो ये पीट कोयला होता है ये जब जलता है तो बहुत ज्यादा धुआं छोड़ता है, लेकिन जो बिल्कुल प्योर कार्बन होता है जिसे ग्रीन कार्बन कहा जाता है वो जब जलता है तो बहुत कम उत्सर्जन करता है। तो इस प्रकार की हम टेक्नोलॉजी विकसित करें कि हम पीट कोयले को भी ग्रीन कोयले में तब्दील कर सकें, ये बात है। अंतर्राष्ट्रीय शासन व अंतर्राष्ट्रीय विनियमन की प्रणालियां, तो इंटरनेशनल रीजन्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रांसनेशनल रेगुलेशन। वैश्विक शासन यह संभावना पैदा करती है कि आम लोगों की त्रासदी यानी ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को भले ही पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता लेकिन इसे कम किया जा सकता है। तो जैसे इंटरनेशनल रूल्स हैं,
बहुत सारे कमीशन बनाए जाते हैं, जैसे साइट्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है ना, WWF करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो कॉमन की चीज़ें हैं, जो साझे की चीज़ें हैं, उनको कहीं न कहीं आप उनको पूरी तरह से उनके दोहन को रोक नहीं सकते हैं। पूरी तरह भले ही उसको आप पूर्ण रूप से उसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी त्रासदी को या उसके शोषण को, लेकिन कहीं न कहीं उस पर लगाम तो आप लगा ही सकते हैं। रेडिकल इकोलॉजी ये अमूलवादी या कट्टरवादी परिस्थितिवादी हैं ये। तो यह हरित दृष्टिकोण की श्रृंखला को समाहित करता है, जो विभिन्न तरीकों से अधिक दूरगामी व कुछ मामलों में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी समर्थक है। यह पूंजीवादी आधुनिकता और इसके मूल्यों, संरचनाओं व संस्थाओं को पर्यावरणीय क्षति की जड़ों के रूप में देखते हैं। इसे सामाजिक परिस्थिति के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें मानव जाति और प्रकृति के बीच संतुलन को बड़े पैमाने पर सामाजिक संरचनाओं के रूप में समझाया जाता है। इसलिए पारिस्थितिकी सिद्धांतों की प्रगति के लिए आमूलचूल परिवर्तन सामाजिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। यह गहरी परिस्थितिकी पर बल देता है, डीप इकोलॉजी पर बल देता है। इसका मानना है कि मनुष्यों को मूल भावनाओं और धारणाओं को बदलना होगा। अपनी जो मूल भावनाएं हैं कि हम जितना चाहें प्रकृति से ले सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इसका दोहन कर सकते हैं, उनको बदलना होगा। आपको गांधीयन कॉन्सेप्ट लाना होगा कि हमें संयमित बेसिकली विकास करना होगा, हमें संयमित अपनी जो इच्छाएं हैं उनको रखना होगा। इसमें मानव केंद्र के सभी रूपों को अस्वीकार किया जाता है। इसमें मानव केंद्र के सभी रूपों को अस्वीकार किया जाता है। डीप इकोलॉजी कट्टरपंथी समग्रता की वकालत करती है। दुनिया को आत्मनिर्भरता और अन्योन्याश्रिता के गहन अर्थ में समझना चाहिए। तो हमें ये मानना चाहिए कि जो पूरी दुनिया है, पूरे देश है, आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। मानव प्रजाति प्रकृति का एक हिस्सा है, किसी भी अन्य भाग की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। तो मानव जाति है वो भी एक प्रकृति का हिस्सा है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, जैसे कि जीव जंतु हैं, वैसे भी मानव भी प्रकृति का एक हिस्सा है। तो इसे बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है कि हम मानव हैं तो बहुत सर्वसर्वा हैं या कि कुछ तोप हैं। ये नहीं, ये भी प्रकृति के सभी जो जीव जंतु हैं उनकी तरह एक अंग है प्रकृति के। बस गहरी व उथली इकोलॉजी में, तो गहरी व उथली इकोलॉजी, ये जो डीप एंड शैलो इकोलॉजी कॉन्सेप्ट नेस ने दिया है, सामाजिक परिवर्तन के 3 रूप देखे जा सकते हैं: पारिस्थितिकी समाजवाद, पारिस्थितिकी अराजकतावाद और पारिस्थितिकी नारीवाद। पारिस्थितिकी समाजवाद पूंजीवाद की पर्यावरणीय आलोचना करता है। इसका मानना है कि पूंजीवाद का पारिस्थितिकी विरोधी पूर्वाग्रह निजी संपत्ति की संस्था और वस्तुकरण की ओर उसकी प्रवृत्ति से पैदा हुआ है। ये प्रकृति को केवल संसाधनों तक सीमित कर देते हैं और सुझाव देते हैं कि पारिस्थितिकी स्थिरता के लिए एकमात्र आशा समाजवादी समाज का निर्माण करना है। पारिस्थितिकी अराजकतावाद पदानुक्रम और प्राधिकार की पर्यावरणीय आलोचना करता है। इसका मानना है कि लोगों पर प्रभुत्व प्रकृति पर प्रभुत्व की ओर ले जाता है, अर्थात मानव जाति और प्रकृति के बीच संतुलन केवल राज्य के उन्मूलन और विकेंद्रीकृत स्वप्रबंधित समुदायों की स्थापना के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसका मुख्य विचारक मुरे बुकचिन है। हरित राजनीतिज्ञ अराजकतावादी कारणों के लिए राज्य का विरोध करते हैं। तो जो ग्रीन पॉलिटिशियन है वो अराजकतावादी कारणों के कारण राज्य की भी आलोचना करते हैं। फिर इसमें स्प्लिटनाक तथा कोपरा ने यह सुझाव दिया है कि वेबर ने राजत्व के उन विशेषताओं की पहचान की है जो हरित राजनीतिज्ञों के दृष्टिकोण में एक समस्या है। तो स्प्लिटनाक और कोपरा ने यह सुझाव दिया है कि वेबर ने राजत्व में उन विशेषताओं की पहचान की है जो हरित राजनीतिज्ञों के दृष्टिकोण में एक समस्या है। फिर मुरे बुकचिन तर्क दिया है कि राज्य वह अंतिम पद सोपानात्मक संस्था है जो अन्य सभी पद सोपानात्मक संस्थाओं को समाहित कर लेता है। तो राज्य ऐसी हायरार्किकल सिस्टम है जो कि लास्ट में आता है, या अल्टीमेट हायरार्किकल सिस्टम है, जिसपे सभी जो सिस्टम है नीचे के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो संगठन है, ये सभी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं राज्य में। फिर कार्टर ने कहा है कि राज्य आधुनिक समाज की गतिशीलता का भाग है जो वर्तमान पर्यावरण संकट का कारण बन चुका है। हरित राजनीतिज्ञों के दृष्टिकोण से राज्य न केवल अनावश्यक है बल्कि सकारात्मक रूप से अनैच्छिक है। तो ये जो ग्रीन पॉलिटिशियंस हैं ये राज्य को अनावश्यक मानते हैं, अननेसेसरी मानते हैं, और ये सकारात्मक रूप से ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिवली इसे मतलब कोई इनवॉलेंट्री है, इसे इसकी जरूरत ही नहीं है, खत्म कर देना चाहिए इसको। फिर पारिस्थितिकी नारीवाद तो पितृ सत्ता की पर्यावरणीय आलोचना करता है। इसका मानना है कि महिलाओं पर प्रभुत्व प्रकृति पर प्रभुत्व की ओर ले जाता है। जिस प्रकार पुरुष प्रकृति को अपने कब्जे में करता है, उसी प्रकार सेम वो महिलाओं को अपने कब्जे में कर रहा है। जो पुरुष है, पुरुष प्रकृति के दुश्मन है और उसमें प्रभुत्व की प्रकृति पाई जाती है।
इसलिए प्रकृति के सम्मान के लिए उत्तर प्रतिशतात्मकता यानी पोस्ट पैट्रियार्कल समाजों के निर्माण की आवश्यकता है। कैरोलिन मर्चेंट ये महिलाओं पर प्रभुत्व प्रकृति पर प्रभुत्व की ओर ले जाता है। क्या माना है? डोमिनेशन ओवर वुमेन लीड्स टू डोमिनेशन ओवर नेचर, ये कैरोलिन मर्चेंट बोलती हैं। आलोचना क्या है कि इसके विकेंद्रीकरण के प्रयासों की आलोचना की गई है। तो इन्होंने दावा किया है कि सूक्ष्म स्तरीय अराजक समुदाय आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए तथा एक सहयोगी वातावरण तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा अनुदार या क्षमतापूर्ण रूप से स्वहितकारी होंगे। विरोध यह है कि सूक्ष्म स्तरीय समुदाय बहुत ज्यादा अनुदार हो सकते हैं। जो ग्राम पंचायत हैं वो कंजर्वेटिव हो सकती हैं। आप अगर ग्रास रूट लेवल पर आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकती हैं। वहां पर सहयोग की बात है। जैसे अम्बेडकर क्या कहते हैं, ये जो ग्राम पंचायत हैं ये डेन ऑफ इग्नोरेंस है, यहाँ पर अज्ञानता का वास है, यहाँ पर ऊंच नीच की बात है, तो यहाँ पर ये कॉपरेशन सहयोग कैसे करेंगे? तो यही बात है। यह विरोध संप्रभु राज्यों के विरोध में हो सकता है। यह संप्रभुता का व्यवहार ही है जो राज्यों को प्राथमिक रूप से आदमी सम्मानी बनाने में सक्षम बनाता है। यही विचार उन्हें नजरअंदाज करने के लिए भी सक्षम बनाता है कि वे बाकी बचे विश्व के लिए मौलिक रूप से उत्तरदायित्व तो नहीं रखते हैं। यानी कि हम अपना तो विकास कर लिया, अपने गांव को तो ठीक है, अपने गांव को हमने अच्छा कर लिया, अब हमें पूरे विश्व से मतलब नहीं। तो ये एक दृष्टिकोण पैदा हो भी सकता है, कौन सी बड़ी बात है। इस प्रकार समस्या का समाधान एक राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न है, ना कि राजनीतिक संरचना का प्रश्न है। फिर हरित राजनीतिक विकेंद्रीकरण के पक्षधर हैं, वो स्पष्ट रूप से समकालीन संप्रभु राज्यों की व्यवस्था को नकारते हैं, जिनके सहारे हरित राजनीतिक वैश्विक प्रासंगिकता के लिए दावा करते हैं। यह दावा किया जाता है कि सूक्ष्म समुदायों के पास वैश्विक पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए एक विकासशील प्रभावशाली यांत्रिकी के अवसर होंगे। इसका विरोध करते हुए गुडिन ने कहा है, क्योंकि कई पर्यावरणीय समस्याएं पार-राष्ट्रीय या वैश्विक होती हैं, इसलिए इन समस्याओं के लिए वैश्विक सहयोग आवश्यक है। तो बॉब गुडिन का मानना है कि चूंकि जो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं ये वैश्विक है, ये किसी एक राष्ट्र के सीमा तक सीमित नहीं है, इसलिए ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत होती है। गुडिन ने गेम थ्योरी तर्क को अपनाया है तथा सामूहिक क्रिया के तर्क पर विचार किया है। वह विकेंद्रीकरण के हरित राजनीतिक परिदृश्य के अंतर्गत पार सीमाओं के मुद्दे पर समुदायों के आपसी सहयोग के मॉडल की संख्या पर पुनः विचार करता है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अति सुविधापूर्ण परिदृश्य के अंतर्गत इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक रूप से वैश्विक स्तर पर कम से कम उन शक्तियों को केंद्रीकृत समन्वयकारी एजेंसियों में नए रूप में शामिल किया जाए। गुडिन सूक्ष्म स्तरीय अराजक समुदायों के बीच सहयोग के मॉडल कहे जाने वाले 4 खेलों को बताता है। पहला, कैदी की दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा। दूसरा है चिकन गेम। दूसरा है आश्वासन, और इसमें है परमार्थवाद। तो ये सभी गेम्स के बारे में गेम थ्योरी में स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया, उसको पढ़ लीजिएगा, ये गेम थ्योरी समझ में आ जाएगी। इसको बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है, इसका केवल संदर्भ आप ले सकते हैं। गुडिन ने वर्णन किया है कि इनमें से प्रत्येक के लिए दंड देने वाली शक्तियों को स्थानीय स्तर से परे वैश्विक स्तर तक संस्थाओं के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। हरित राजनीतिज्ञों का विरोध संप्रभुता को त्यागने का प्रयास कर शक्ति विकेंद्रीकरण करने के प्रयासों के आधार पर ही किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि समन्वय करने की क्षमता अपर्याप्त है। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हरित राजनीति के कई लेखनों में तर्क दिया गया है कि हरित राजनीति के एक संप्रभुता मॉडल के लिए ऊपरी रूप से प्रतिबंध रहती है। फिर क्लूज, डाल्बी, स्टर्वर्ट, बेपनर जैसे विचारक ऐसे ही तर्क देते हैं। डाल्बी वैश्विक पर्यावरणीय प्रबंधन यानी ग्लोबल एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की हरित आलोचना का समर्थन करता है तथा तर्क देता है कि यहाँ एक राजनीतिक दुविधा तथा व्यंग्यकारी स्थिति यह है कि वैश्विक प्रबंधन के लिए जो विकल्प हैं वह राजनीतिक विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय नियंत्रण के लिए प्रयास करता है, जो आमतौर पर हरित सिद्धांत द्वारा राजनीतिक विकल्प के रूप में स्थित है। बेपनर विश्व नागरिक राजनीति यानी ग्लोबल सिविल पॉलिटिक्स का विचार करता हुआ आलोचना करता है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण समान रूप से मौजूदा राजनीतिक संस्थाओं, संप्रभु राज्यों तथा ज्यादा से ज्यादा स्थानीय पैमाने के बारे में प्रतिक्रिया का मुद्दा है, लेकिन इस अध्ययन में कमी है। हरित विकेंद्रीकरण के विचारक स्तर को यानी आप किस लेवल पे हैं को अपनी बहस का आधार मानते हैं, लेकिन यह स्पष्ट भी है कि पारिस्थितिकी तंत्र के उद्देश्यों के लिए ऐसा विकेंद्रीकरण मौलिक रूप से भिन्न राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण को शामिल करता है।
हेलेनर ने कहा है कि यह हमेशा इस नारे के साथ जुड़ा हुआ है कि थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार का विकेंद्रीकरण हरित राजनीतिज्ञों से संबंधित पद सोपान तथा प्रभुत्व के संबंध को दर्शाता है। इसलिए राज्य का स्तर मात्र नहीं है बल्कि यह उसका स्वरूप है। तो इसलिए यह राज्य का स्तर मात्र नहीं है बल्कि यह उसका रूप है। कलयुग ने बुकाचुन की आलोचना की है तथा कहा है कि बुकचिन मुरे बुकचिन ये म्युनिसिपल कन्फेडरलिज्म है। मुरे बुकचिन का जो म्युनिसिपल कन्फेडरलिज्म है, जो राज्य को अस्वीकार करता है, साथ ही साथ आवश्यक रूप से संप्रभुता को भी अस्वीकार करता है और वैश्विक समन्वयता की संभावना खुली रखता है। डाल्बी स्टेवर्ट और कलयुग जैसे उत्तर संरचनावादी तथा बेपनर व लिपस्क्यूज जैसे उदार बहुलवादी दोनों ही वर्ग यह सुझाव देते हैं कि पर्यावरण राजनीति के संबंध में शासन के उत्तम रूपों को समझने के लिए सबसे उत्तम रास्ता यह है कि राजनीति की विशेष क्षेत्रीय धारणाओं को पूर्णतः त्याग दिया जाए। जो रीजनल या जो सेक्टोरल कॉन्सेप्ट हैं राजनीति के, उनको छोड़ दिया जाए। आप ब्रॉड लेवल पर बात करिए। आप जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको आप छोड़ दीजिए। उनका कहना है कि पार राष्ट्रीय नेटवर्क रूप उभर कर आ रहे हैं, चूंकि अब ट्रांसनेशनल नेटवर्क उभर कर आ रहे हैं तो हमें छोटे छोटे मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा। वे केवल समस्याओं से सरोकार नहीं रखते बल्कि राजनीति का एक वैकल्पिक रूप भी संभव बनाते हैं। फिर पर्यावरण व हरित राजनीति के मुख्य विचारक हैं तो अर्नेस्ट फ्रेडरिक शुमाकर हैं। अर्नेस्ट फ्रेडरिक शुमाकर ये यूके के हैं। बौद्ध के आर्थिक दर्शन से प्रभावित हैं और इनकी पुस्तक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये 1973 में आती है। ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फिर अर्ने नेस हैं, ये नॉर्वे के हैं। स्पिनोजा गांधी व बुद्ध से प्रभावित हैं। डीप इकोलॉजी की प्रसिद्ध अवधारणा देते हैं। उनकी बुक है कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल। कम्युनिटी एंड लाइफ स्टाइल ये 1989 में बुक आती है। फिर गैरेट हार्डिन है, यूएसए के हैं। बुक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये 1968 में बुक आती है। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, साझे की समस्या। मुरे बुकचिन यूएसए के हैं। उन्होंने सोशल इकोलॉजी और एनार्किस्ट इन्वायरमेंटलिज्म की अवधारणा दी। द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम इनकी पुस्तक है, 1982 में आती है। द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम। कैरोलिन मर्चेंट यूएसए की हैं। नारीवादी पर्यावरणवादी हैं ये। इनकी पुस्तक है डेथ ऑफ नेचर, 1983 में आती है। डेथ ऑफ नेचर और रेडिकल इकोलॉजी ये 1992 में आती है। डेथ ऑफ नेचर एंड रेडिकल इकोलॉजी। जेम्स लवलॉक ये गाया हाइपोथेसिस देते हैं, गाया परिकल्पना विकसित करते हैं। बेसिकली उनका मानना है कि जो पूरा विश्व है एक जीवित संरचना है और इसे हमें संरक्षित करना है। तो उनके द्वारा मदर अर्थ का अवधारणा भी दी गई। वंदना शिवा इंडिया, तो इंडिया की हैं बेसिकली। उन्होंने वैश्वीकरण के पर्यावरण दुष्प्रभाव बताए हैं। इनकी पुस्तक है मोनोकल्चर ऑफ माइंड, ये 1993 में आती है पुस्तक, मोनोकल्चर ऑफ माइंड। और स्टोलन हार्वेस्ट, ये पुस्तक है इनकी, स्टोलन हार्वेस्ट कोलन द हाईजैकिंग ऑफ ग्लोबल फूड सप्लाई, ये 2000 में आती है। फिर भोपाल रासायनिक गैस आपदा 1984 में, ये रचना मतलब ये काइंड ऑफ इन पर भी पुस्तक लिखती है। तो यहाँ से दोस्तों ग्रीन पॉलिटिक्स ये हमारा मुद्दा समाप्त होता है। कहाँ? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अभी परिस्थितिवाद है या इकोलॉजिज्म है, इसको हम पढ़ेंगे थ्योरी के रूप में। तो डीप इसमें भी लगभग कॉन्सेप्ट वही रहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत थिंकर्स और उसमें जो चीज़ें हैं थोड़ा सा और अच्छे से रहेंगी। चलिए यहाँ से हमारा ये डीप इकोलॉजी का ग्रीन जो पॉलिटिक्स है उसका चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको चीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और इन केस आप लोग इस चैनल से प्रभावित हैं या कि आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं चैनल की। और एक थैंक्स, स्पेशल थैंक्स का बटन है, उसको दबा कर आप ग्रेटफुल भी आप हो सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।